परिणाम आया है ये एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस देश में आज से 10-12 साल पहले वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। झटका उन तमाम पार्टियों के लिए भी है जो कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है इस देश में, पूरे विपक्ष के लिए झटका है। आम आदमी पार्टी कह सकती है कि उसको केवल 4-5% ही पीछे रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का हारना, मनीष सिसोदिया का हारना और उन तमाम कोशिशों के बावजूद, हर तरह का प्रयास करने के बाद चुनाव हारना एक बहुत बड़ा झटका है जो कि आम आदमी पार्टी के भविष्य पर चुनाव एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्योंकि गुजरात में तो सफलता मिलेगी नहीं और ले देकर सारा दारोमदार अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब पर आ जाएगा। और जहां बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, क्योंकि बीजेपी हराने पे सिर्फ रुकेगी नहीं, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगी, उसमें उस मुकाबले में आम आदमी पार्टी कैसे टिक सकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये चुनौती उन लोगों के लिए भी है जो आम आदमी पार्टी के साथ आज नहीं है, लेकिन जिन्होंने वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। चूंकि आम आदमी पार्टी का प्रयोग जल्द ही वैकल्पिक राजनीति को छोड़ चुका था, बस फिर उसके बाद लोगों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं चलाना उस पे सीमित हो गया था और उसकी भी सीमा आ गई थी। ये चुनौती पूरे विपक्ष के लिए है, क्योंकि बीजेपी इस देश में टोटल डोमिनेंस चाहती है, केवल चुनाव जीतने से खुश नहीं है। वो टोटल डोमिनेंस चाहती है और आज की जीत के साथ बीजेपी का टोटल डोमिनेंस का अभियान आगे बढ़ा है और उसका विरोध करने वालों को, इस देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प करने वालों की चुनौतियां आज बढ़ी हैं। वैसे ये तो आपने आम आदमी पार्टी के बारे में बताया, लेकिन अगर हम बीजेपी की जीत को समझने की कोशिश करें, आप एक एनालिस्ट भी रहे हैं हमेशा से, तो बीजेपी की जीत की क्या वजह आप देखते हैं? क्या चीजें हैं जो वोटर्स को लुभाई और उन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया? देखिए, वो बहुत बड़ी बात नहीं है समझना, क्योंकि इस शहर में बीजेपी 7 लोकसभा सीट जीतती रही है। पिछले 3 चुनाव से हर बार 7 सीट जीत रही है। हैरानी की बात तो ये थी कि 7 सीट जीतने के बाद वो विधानसभा चुनाव हार रहे थे। हर बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के कोई 15% वोट उसको छोड़ के आम आदमी पार्टी के पास चले जाते थे। इस बार बीजेपी ने उस 15% में से आधों को कम से कम अपने पास रोक लिया है। बस इतना ही काम हुआ है। ये लोग मोदी सपोर्टर पहले भी थे, आज भी है। कई मोदी सपोर्टर केजरीवाल को वोट दे रहे थे। उन मोदी सपोर्टर्स के एक बड़े हिस्से ने इस बार केजरीवाल को वोट नहीं दिया। कारण क्या था? पहला कि आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी की छवि बनी थी, वो ये शराब कांड और शीश महल, इन सब चीजों से वो धूमिल हुई। कारण ये भी था कि दिल्ली में जो दिन रात कचकच चलती थी और जो गिमिक्स तो कुछ हो जाते थे, लेकिन जो बुनियादी काम दिल्ली के लिए होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे। और कारण ये भी था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार में जिस तरह से रोज झगड़ा चलता रहता था, तो मैं समझता हूं मोदी समर्थकों ने सोचा होगा कि चलिए मोदी के साथ तो हैं ही, अब केजरीवाल का साथ देने की क्या जरूरत है, नीचे भी मोदी जी की सरकार हो तो अच्छा होगा। कुछ जो वेलफेयर स्कीम्स थी, खासतौर पे महिलाओं का फ्री बस टिकट होना और स्कूलों में कुछ काम हुआ, मोहल्ला क्लिनिक, ये सब बड़े वेलफेयर स्कीम्स थे जो कि आम आदमी का एक मजबूत हाथ कह सकते हैं। क्या उससे वो वोटरों का उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं रहा या लोगों ने उसको त्याग दिया कि हमें अब फ्री की चीजें नहीं चाहिए? क्या वजह? क्योंकि कई ऐसी पार्टीज होंगी जो वेलफेयर स्कीम लेकर आना चाहती होंगी, लेकिन इस नतीजे से क्या उनको दोबारा सोचना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ये चुनाव की हार आम आदमी पार्टी की वेलफेयर स्कीम्स की हार नहीं है। मैं तो ये कहूंगा उन वेलफेयर स्कीम की वजह से आम आदमी पार्टी थोड़ी बहुत बची है, 20 से ज्यादा सीट ले रही है और 42-43% वोट ले रही है, जो 2 चुनाव के बाद छोटी बात नहीं है। दिक्कत ये नहीं है कि वो वेलफेयर स्कीम ने काम नहीं किया, उसी वेलफेयर स्कीम की वजह से जो गरीब इलाके हैं उनके अंदर आम आदमी पार्टी थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पा रही है। महिलाओं की स्कीम की वजह से महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट दिया है पुरुषों की तुलना में, तो ये तो काम की है। मगर इससे साबित होता है कि केवल इसके आधार पर आप चुनाव दर चुनाव जीतते नहीं जा सकते। शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे आपने, और फ्री बिजली पे पहला चुनाव जीत लिया,
जो 2020 में चुनाव हुआ था वो जीत लिया। अब 2025 में कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ एंड्योरिंग करना था, वो करने में सफल नहीं रही। और लोगों को ये भी महसूस हुआ कि दिन रात सिर्फ झगड़ा होता है, तमाशा होता है, और वो लोग कर रहे हैं जो पहले मैं सोचा करता था कि भाई बड़े ईमानदार हैं, पर ये भी तो ऐसे ही हैं। जब ये बात हो जाती है तो उसके बाद बीजेपी एक स्वाभाविक प्रेफरेंस बनती है। मुस्लिम बहुल इलाकों में ऐसा देखा गया कि आम आदमी पार्टी का वोट मुसलमानों का शायद कम मिला है या नहीं के बराबर मिला है कुछ जगहों पे। ओखला को अगर आप छोड़ देते तो बाकी जगहों पे बहुत अच्छी तादाद में वोटिंग नहीं हुई आम आदमी पार्टी के लिए। इसको कैसे देखते हैं? अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। मेरी अपनी समझ ये है कि दिल्ली के अधिकांश मुस्लिम वोटर ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, इसलिए नहीं कि वो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। वो नाराज हैं, दुखी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दंगों के वक्त कुछ नहीं बोला, बुलडोजर के वक्त कुछ नहीं बोला। लेकिन मुस्लिम वोट एक बंधक की तरह महसूस करता है कि भाई वो कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रख सकता है, लेकिन कांग्रेस को वोट तब तक नहीं देगा जब तक ये ना दिखे कि कांग्रेस को किसी और का वोट भी मिल रहा है। जब वो वोट नहीं मिल रहा है तो मुसलमान ने हार के, थक के, खींच कर भी, लेकिन वोट ज्यादातर आम आदमी पार्टी को ही दिया है, ऐसी ही मेरी समझ है। कुछ मुस्लिम इलाकों में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसका कारण ये नहीं कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट मिल रहा है, बल्कि ये कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है वहां। सर, ये जो इंडिया अलायंस की बात की जा रही थी वो इस बार काम नहीं किया। कांग्रेस कितना डैमेज कर पाई है आम आदमी पार्टी को, और फ्यूचर कैसे देखते हैं आप इंडिया अलायंस का? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस टिकने वाला नहीं था। ये लोकसभा चुनाव में भी स्पष्ट था, पंजाब में उनका अलायंस हुआ नहीं था। वैसे भी आम आदमी पार्टी किसी एंटी बीजेपी गठबंधन में अपने आप को असहज महसूस करती थी। समस्या वहां नहीं है। समस्या ये है कि बाकी पार्टियां, सपा और ये सब पार्टियों ने आके आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। समस्या ये है कि ये सब पार्टियां जिनका इंडिया कोलिशन में रहना अनिवार्य है, जिसके बिना इंडिया कोलिशन है ही नहीं, अगर टीएमसी ना हो, सपा ना हो, एनसीपी ना हो, तो फिर इंडिया गठबंधन क्या बचेगा। उनमें से कईयों का आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मिलना वो एक गहरे तनाव की तरफ इंडिकेट करता है। सच ये है कि खासतौर पे महाराष्ट्र चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन काफी असमंजस में चल रहा है, काफी ढीला ढाला और डावाडोल चल रहा है, और ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो हाल है आप जानते हैं, इसके अलावा और कहीं बहुत ज्यादा वो है नहीं। दिल्ली में अब ये हालत हो गई है, तो अरविंद केजरीवाल इन पर्सन और आम आदमी पार्टी, इन दोनों को स्पेसिफिकली इनका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, गुंथा हुआ है, क्योंकि दुर्भाग्य से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को केवल अरविंद केजरीवाल की पार्टी बना लिया है। आज के चुनाव के परिणाम से, खासतौर पर चूंकि अरविंद स्वयं अपना चुनाव हार गए, और इसलिए कि जिन लोगों को उन्होंने प्रमोट किया था लगभग वो सब हार गए, और ये जो मॉडल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी के विचार के साथ चलो बस, और मोदी जी की आलोचना मत करो, लेकिन एक टैक्टिक्स से आप बीजेपी को हरा सकते हो, उस मॉडल की हार से अब अरविंद के नेतृत्व पे सवाल उठेंगे। आम आदमी पार्टी के भीतर नहीं तो कम से कम बाहर उठेंगे। गुजरात में आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, गुजरात को रिपीट करना संभव नहीं होगा, हरियाणा में ब्रेक थ्रू मिला नहीं है, तो ले देकर सारा खेल अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब पे सीमित हो जाएगा। और जहां से आम आदमी पार्टी की खबर जो है वो अच्छी नहीं है, पंजाब में गवर्नेंस कर नहीं पा रहे हैं पंजाब में, और पंजाब का वोटर बहुत ज्यादा इंतजार करता नहीं है बदलने से पहले। इसलिए आम आदमी पार्टी के अपने भविष्य को लेकर सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि बीजेपी हर तरह की कोशिश करेगी तोड़ने की, सरकार में होने के बाद भी वो तोड़ने की कोशिश करेगी, और जब पार्टी में ऐसे लोग बचे नहीं जो कि विचार से जुड़े हैं, जो कि ईमानदारी से पार्टी से कृत संकल्प है, ऐसे में पार्टी कितने दिन बच पाएगी, ये सब सवाल आज खड़े हुए हैं, और एक बहुत गहरी चुनौती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने छोटे से राजनीतिक कैरियर का एक सबसे बड़ा संकट देख रहे हैं। No, it has been too long, but very briefly in English, I would like to know, how do you see this whole victory of BJP and Aam Aadmi Party going into the back fronts?
It's a setback. It's a setback not only for the Aam Aadmi Party, it's a setback for everyone who saw this as an experiment in alternative politics. It is a setback for the entire opposition. It is a setback for Aam Aadmi Party, which is more than what the numbers would indicate, because it's a morale-shattering kind of a defeat because of the defeat of Arvind Kejriwal and Manish Sisodia. It is a defeat from which it would be hard to recover, because BJP might try its very best using correct and all kinds of foul means to break Aam Aadmi Party. It's a defeat for alternative politics experiment, because that experiment very quickly degenerated into routine kind of politics, which leads to a dead end very soon. It is a challenge to the entire opposition, and there is no point in taking vicarious pleasure out of the defeat of Aam Aadmi Party, because the BJP is aiming at total dominance, and today's victory will contribute to BJP's quest for total dominance. Sir, lastly, how do you see the future of Aam Aadmi Party from here? This could well be the beginning of the end of the model that Aam Aadmi Party represented. Aam Aadmi Party began as a model of alternative and ethical politics, which it gave up by 2015-16. Then it became party of good governance on health and education and electricity. That it did for the first term. After the first term, there wasn't very much new that it could offer. And then it started advocating a model of replicating BJP's ideology in order to defeat the BJP. That has come to a dead end. And that's why this could be the beginning of the end, not necessarily of Aam Aadmi Party, but of the hope that Aam Aadmi Party had generated.